नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक में एंटर करने वाले हैं वो टॉपिक आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करेगा और वो सारी चीजें हमने बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग पैरामीटर्स और अलग अलग फैक्ट्स के फॉर्म में डिस्कस की। नेक्स्ट 13 पॉइंट, चेंज का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में कन्वेंशनली चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। क्या भैया? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालने को बोला जाए, याद रखो फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज बोल रहा हूं मैं, चेंज इज अ जनरल टर्म। ये किसी के हिसाब से डिफाइन नहीं होता, किसी के परसेप्शन पे नहीं जाता। हां, अब किसी ने बोला लॉस निकालो, कोई क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली बोल रहा है कि लॉस फाइंड करो। लॉस का मतलब क्या है? ये सिंपल है। लॉस का मतलब है, मान लीजिए क्यू इनिशियल और क्यू फाइनल। लॉस का मतलब क्या है? जब कोई चीज घटेगी तो उसे लॉस कहेंगे, तो इसका मतलब इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि भाई लॉस निकाल के दो, क्या बोल रहा हूं? लॉस निकाल के दो, तो सिंपल, मैं क्यू इनिशियल माइनस क्यू फाइनल करूंगा। अबे तब क्यों नेगेटिव निकालूंगा फाइनल माइनस इनिशियल करके? किसी ने कहा चेंज निकाल के दो, क्या बोला भाई? चेंज निकाल के दो। तो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इन दिस केस क्योंकि इनिशियल ज्यादा है तो चेंज विल बी लेस देन जीरो, इट विल बी नेगेटिव। इट अल्टीमेटली टेल्स मी कि लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली बोल यही रहा है वो मेरे को, सेम बात क्या है। जैसे नेगेटिव टेल्स मी कि यहां पे क्वांटिटी घट रही है, लॉस हो रहा है। लेकिन किसी ने अगर लॉस ही निकालने को बोल दिया तब थोड़ी चेंज निकालोगे, तब तो वो वैल्यू चाहिए कितने का लॉस हुआ। तो सिंपल इनिशियल माइनस फाइनल करो, कितना रिड्यूस हुआ तो भी ये ठीक है। किसी ने चेंज बोला तब ये नहीं सोचने का। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि भैया मुझे इनिशियल माइनस फाइनल चाहिए। क्या चाहिए? इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है, तब निकालो। बट किसी ने सिर्फ चेंज बोला और ना कोई लॉस, ना कोई रिडक्शन, ना कोई डिक्रीज, ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया, ना ही ये बोला कि फाइंड इनिशियल माइनस फाइनल, सिर्फ चेंज बोला, तो वो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, सब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मत बोलो आप, क्योंकि बहुत बार बोल चुके हैं आप। ये आपने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जब पढ़ाया तब भी एक्सेलरेशन में बताया, वेलोसिटी के हिसाब से बताया। जब आपने कैलकुलस पढ़ाया तब फंक्शन के हिसाब से बताया। फिर जब ग्राफिकल एनालिसिस में गए तब भी आपने कुछ ग्राफ बनाकर वहां पर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड नो एक्सेलरेशन जज करवाया। तो मैं कह रहा हूं एक छोटी नजर डाल लें, नजर छोटी मत डालें, ठीक है, नजर तो डालें पूरी पूरी, क्योंकि नजर आपकी गंदी नहीं है, कोई बात नहीं। यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कांस्टेंट। अब फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन इट रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। यानी अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम, देन इट इज यूनिफॉर्म। इफ एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम और पोजीशन, इट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेरिएबल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टर्निंग ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा देखिए सर, ये क्यों डिस्कस कर रहे हो टर्निंग? अबे प्रैक्टिकल दुनिया में कैसे टर्न करती हैं ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसको देखो, ये पेन को देखना, समझ आए? अब देखना क्या हुआ, समझ आए? ये कौन सा मोशन है? ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये कौन सा मोशन है? ये है मोशन इन अ प्लेन। वाह। तो जब हम इस चैप्टर में किसी भी, अब कोई बोलेगा कि सर अगर मान लीजिए किसी व्हीकल को यू टर्न मारना है, हाईवे पे है या नॉर्मल रोड पे और यू टर्न मारना है, तो रोड के बीच में कट होगा, वहीं से मारेगा, चढ़ा तो देगा नहीं डिवाइडर पे। तो वो जो रोड के बीच में कट है वहां से अपना यू टर्न लेगा। अच्छा यू टर्न कैसे लेगा? तो यू टर्न कैसे लेते हैं पता होगा ऑब्वियसली, ठीक है, मैं वो नहीं सिखा रहा, मैं ये सिखा रहा हूं कि वो जो अपनी जर्नी परफॉर्म कर रहा था वो यू टर्न कैसे लेगा? एक पूरा ऐसा टर्न लेके फिर जाएगा वापस। ये गलत है। या मैं कह रहा हूं इस पंगे को ही खत्म करो कि लेट्स निगलेक्ट दैट कर्वेचर along which the object was moving to take a turn, and let's assume that the object goes in that straight line and turns and comes back on the same straight line. तो जब पहला वाला जो केस आप देखेंगे, फर्स्ट जो केस आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला, उस पर नजर डालिए। पार्टिकल का जो मोशन है ये देख पा रहे हैं, ये किस तरह से हो रहा है? ये मोशन में प्लेन हो गया। तो अब आप ये मत सोचना कि जब आगे जाकर मैं आपके साथ क्वेश्चन से डील करूंगा और मैं मोशन को इस तरह से अगर शो करूं मान लीजिए, तो आप ये मत सोचना कि सर प्लेन में चले गए। तब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई मैं शो करना चाहता हूं कि बॉडी पलट रही है। अब मैं सेम ही लाइन, जैसे आप देखिए, ये देखिए सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाला। अब ये वाले केस में आप नोटिस करिए एक ही लाइन दिख रही है, यही जाने की भी और यही आने की भी है। और यह है टर्निंग पॉइंट जहां पर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो हुई होगी। यहां पर भी जीरो ही होगी भाई, ठीक है,
जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। मान लीजिए कोई भगाता हुआ गाड़ी लाया और एकदम ढीठ आदमी टर्निंग जहां पे उसका वो क्या बोलते हैं ब्रेक आया, ठीक है, वो जहां से आप यू टर्न ले सकते थे, जो कट आया वो कट पे उसने गाड़ी ऐसे भगाते हुए सट करके मोड़ी, वो बात अलग है, ठोक देंगे लोग, ठीक है। तो वो उस इंस्टेंस पे अगर रुक भी रहा है देखने के लिए कि अच्छा कौन है, तब अलग बात है। मेरा कंसर्न ये है कि मुड़े कैसे भी, मुड़ने का जो कर्वेचर है वो आपके पाथ लेंथ के रिस्पेक्ट में इतना नेग्लिजिबल है कि यू कैन कंसिडर दिस। और ध्यान से देख, अगर मैं कहीं ये भी बना दूं तो कंफ्यूज मत होना, है नीचे वाला ही, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट कर्वेचर व्हेन शोन इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टेलिंग यू कि भैया ये जाने की जर्नी और ये आने की जर्नी है। यहां पर भी ये जाने की जर्नी और ये आने की जर्नी, जस्ट उस खाली उस बात को शो करने के लिए, भैया ये जाने की जर्नी और ये आने की जर्नी, पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और पलटते टाइम इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी क्या होती है, पलटते टाइम इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी एट 0, ठीक है। चलिए, इसके बाद है x ऑफ 3 और x ऑफ 3। सर आपने लिखा भी और पढ़ के भी बोला, यही बात है भाई अलग। ओके, अब ये जो लिखा है ये x ऑफ 3 या v ऑफ 3 या v ऑफ 0, ये सब का क्या मतलब है? क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? नहीं, ये बोल रहा है x ऑफ 3 का मतलब क्या है, पोजीशन, या मान लीजिए x एक पोजीशन है, x मान लीजिए पोजीशन है, इस केस में x इज पोजीशन। तो मैं कह रहा हूं x ऑफ 3 का मतलब क्या है, पोजीशन एट t इक्वल टू 3, ये कह रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ लिखा मिले, जैसे सबस्क्रिप्ट में लिखा मिले या इस तरह से लिखा मिले, ठीक है, जैसे ये x3 मतलब तो कोई क्वांटिटी हो सकता है, नाम है उसका x3, ठीक है, ये अलग चीज है। और x ऑफ 3 का मतलब क्या है, x एट 3, समझे इस बात को, ठीक। x ऑफ 3, x एट 3 का मतलब क्या है कि अगर x किसी का फंक्शन है, x क्या है, मान लीजिए x है t स्क्वायर, तो अगर कोई बोले x ऑफ 3 निकालो, इसका मतलब t की जगह पे 3 लिख के उसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल, वो यही कह रहा है बस। जिस इंस्टेंस पर, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या इंस्टेंट ऑफ मतलब एनी इंस्टेंस इसके साथ ये फंक्शन कोरिलेटेड है, फंक्शन बना हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको पुट कर दीजिए, खत्म बात। अच्छा, अब डायरेक्शन पे आइए। डायरेक्शन पे वैसे मैंने यहां पर आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन बना रखा है, इससे डरने की जरूरत, घबराने की बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए है कि आगे भी यूज कर सकें। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए डायरेक्शन का मतलब सिंपल है, आइदर विल बी यूजिंग ईस्ट वेस्ट, भैया इसको पॉजिटिव कह दें और इसको नेगेटिव कह दें, और विल बी यूजिंग नॉर्थ साउथ, फिर वही पॉजिटिव या नेगेटिव, और विल बी यूजिंग अप एंड डाउन, अप एंड अप डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कंसर्न ये नहीं कि सर ईस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन पता होना चाहिए एक साथ, वो तो प्लेन में पता होना चाहिए, बट मैं यहां कह रहा हूं कि क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है एंड द ऑप्शंस फॉर डायरेक्शन आर नॉट मेनी, ओनली 2, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। तो अगर कोई ईस्ट वेस्ट दे दिया तो एकदम घबराने का नहीं, परेशान नहीं हो जाना है कि साहब पढ़ाया तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेन का, नहीं बे, उसने उन सारे डायरेक्शंस में से कोई 2 डायरेक्शन जो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं उसी को चूज किया। अब कोई बोलेगे सर वेस्ट और नॉर्थ को चूज कर सकते हैं क्या, वेस्ट और नॉर्थ को चूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऑब्जेक्ट ऐसे गया फिर ऐसे गया, यानी इसने इस स्ट्रेट लाइन को छोड़ दिया। अब या तो मैं इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन को 2 अलग स्ट्रेट लाइन मान के डील कर सकता हूं, जैसा मैं प्लेन में करता हूं, क्योंकि अब ये सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। चलिए अब कुछ शब्दों पे चर्चा करते हैं। वी हैव क्वालिटेटिव मॉडिफायर्स, अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स। ये क्या है सर? बड़े बड़े शब्द फेंक दिया आपने हमारी तरफ, लग जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं लगेगा, इस नाम पे मत जा। कोई तुम्हें लगता है कि जो मैंने अभी 18वां पॉइंट है ना, हाँ ये 18 पॉइंट जो पढ़ा है, तो कोई तुमसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ऐसे मतलब क्वेश्चन आएगा, डिफाइन व्हाट इज एन ऑब्जर्वर, और आप डेफिनेशन सोच रहे हैं अरे सर ने पढ़ाया तो था, अबे कोई तुमसे ऐसे पूछेगा डिफाइन ओवरटेकिंग, नहीं, यू विल बी यूजिंग दीज, या अदरवाइज दे विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। अरे उसकी किसी की भाषा अगर समझनी है, ठीक है, कोई लैंग्वेज जो आपको नहीं आती और उसकी भाषा अगर आप चाहते हैं कि उससे बातें हो सकें, वो आपको कंफर्टेबल, आपके लिए कंफर्टेबल रहे, आप उसके लिए कंफर्टेबल रहे, और वो सिचुएशन का कुछ आउटकम निकले, तो तभी पॉसिबल है ना। जब कुछ तो शब्द ऐसे हों बेसिक हर बार रिपीट होते हैं, वो हम जान लें। तो ये वो शब्द थे जो मुझे लगता है हर बार रिपीट होते हैं और ये सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। और इन्हीं कुछ पॉइंट्स को अगर जोड़ लिया जाए और डेटा, तो देखिए ये जो चाय बन रही है, इस चाय में थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स छिड़क दीजिए हल्का सा स्वाद अनुसार, उसके बाद 1-2 पैरामीटर डाल दीजिए, ठीक है, कुछ इक्का दुक्का वर्ड्स हिडन कर दीजिए और पूछ लीजिए ओवरटेकिंग कब होगी। अब जो भी हमने पढ़ा, क्या आपको लगता है इन शब्दों को मैंने बता दिया तो उससे हमारे सवाल होने लग जाएंगे? नहीं, इट विल बिकम इजी।
क्योंकि आपने सिर्फ वो वर्ड्स पढ़ लिए या वर्ड जान लिए तो उससे बात खत्म नहीं हो गई, काम हो गया अपना, ऐसा नहीं हो गया। वो तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रायल एरर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तब अप्लाई होना स्टार्ट होगा कि अच्छा इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर्स। नाम देख के मैं फिर से कह रहा हूं, डरने का नहीं। यूज टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ क्वांटिटी। एग्जांपल देख, वो ज्यादा जरूरी। ह्यूज, वेरी लार्ज, नेग्लिजिबल, ठीक है, ये शब्द है। अब ऐसी जगह पे कहीं ये क्या है, ये क्वांटिटी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे, ये कोई नंबर नहीं दे रहे हैं भैया। ये कह रहा है कि भैया वन क्वांटिटी इज वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, वन क्वांटिटी इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, द मास ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अर्थ इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ अर्थ। समझे? तो वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी का डिस्क्रिप्शन देता है। अब उसका मीनिंग क्या है वो मैं एग्जांपल लेके यहां समझाता हूं, ठीक है, रुकिएगा। देन है अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स। When exact value is not required but an approximate value is enough, एग्जाम्पल देखना, nearly, almost, roughly, ठीक है, कि वो पंगा ही खत्म हो जाएगा जब हम उस एग्जैक्ट वैल्यू को, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं जानते, तो हम इस तरह के अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स का सहारा लेकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी मिला है उसी में गुजारा करो, उसी से संतुष्ट रहो। अरे वैसे भी सवाल की दुनिया वही है, आप उससे बाहर कुछ बच गया तो आप लाके भर नहीं देंगे कि चलो ये वाला कम पड़ रहा है, अपने घर से ले आते हैं, अबे देख लो, ठीक। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टर्स। व्हेन वन क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद अनदर, यानी मच ग्रेटर देन, कंपेरेबल टू। एग्जांपल सुनना तो अपने आप समझ आएगा। पहली लाइन पढ़, इफ वन मास इज ह्यूज कंपेयर टू अदर, यानी मान ले मैं आपको बोलूं कि एक मास है कैपिटल एम और वो स्मॉल एम एक छोटा मास है, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, स्मॉल एम एक मास है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, सिंपल, इतना क्या माहौल बनाना। और अगर कैपिटल एम इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल एम, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, अरे बहुत ज्यादा भैया, ये पहला शब्द नहीं बोला, मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर्स, वेरी लार्ज। तो अगर यहां बोला एम इज वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम, इसका मतलब है ये क्या किया सर, छोटा एम कहां गया, खा गया। छोटा एम था नहीं अपने पास, बिकॉज छोटे एम को हम उस शब्द से खाली यूज कर रहे थे कि वेरी लार्ज, यानी द स्मॉल एम इज सो स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, और एल्स यू कैन से द कैपिटल एम इज सो लार्ज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एम दैट स्मॉल एम किसी दुनिया में खो जाता है और निग्लेक्ट हो जाता है, होता है जीवन में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अज्यूम फ्री फॉल, ये क्या है, देखिए मैं अगर इस रिमोट को, इस पेन को और एक फेदर ले लूं, उसको छोड़ूं, तो यहां आसपास वो फ्री फॉल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, बस जिंदा कैसे, ठीक, तो एयर मॉलिक्यूल्स हैं। उन मॉलिक्यूल्स से जब, जैसे आप सिंपल सा सोचिए, एक भीड़ है कहीं पर, जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन, मुझे चढ़ना है लेकिन लोग बीच में खड़े हैं, तो जब मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसे प्यार से सहलाते हुए मेरे गालों पे कि आइए आइए आप आए हैं, फिर रोकेंगे ना, वो तो अड़चन पैदा करेंगे मूव करने में, स्मूथली मूव नहीं करने देंगे। तो जब मैं यहां पर मूवमेंट शो करूंगा, जब मैं यहां पर मूव करूंगा, तो मुझे एक अड़चन, एक रुकावट पैदा होगी सामने से। अगर मैं चाहता हूं कि ये तीनों ऑब्जेक्ट जो मैंने बोला, रिमोट, पेन और वो फेदर, तीनों साथ में जमीन पर गिरे, तो तीनों का मोशन सेम होना चाहिए। तीनों पे लगने वाली ग्रेविटी, अरे इस तरीका है, ग्रेविटी कौन लगाता है, अर्थ लगाता है बाबू, किसी भी ऑब्जेक्ट पर। अर्थ की वजह से उस एटमॉस्फेयर में जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है तो वो उस प्लैनेट पे डिपेंड करता है, और उस प्लैनेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ पर मान लीजिए स्मॉल जी है, लेकिन वो स्मॉल जी तीनों पे जो अर्थ सेम इंपैक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, वो तभी दिखा पाएगा, तीनों सेम टाइम पर नीचे गिरेंगे जमीन पर, अगर सेम लोकेशन से छोड़े जाएं, वो तभी पॉसिबल है व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। अब उसको कैसे बोला जाएगा, इज नेग्लिजिबल। तो यहां पे एक आ गया अपना अप्रोक्सीमेशन वर्ड्स, यहां पे आ गया अपना कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टर्स, और यहां पे आ गया अपना मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर्स। ये दो एग्जांपल जो हमने देखे, उसमें आप ऐसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने। जब नेग्लिजिबल कहा तो उसका मतलब क्या है कि भैया आप मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर यूज कर रहे थे इस केस में, तो आप दूसरे वाले को या उस क्वांटिटी को ही निग्लेक्ट मार देंगे। तो ये तीनों शब्द हम यूज करते हैं, बट डोंट ट्राई टू मेमोराइज देयर नेम्स। आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन फिजिक्स व्हेन समथिंग इज सेड वेरी लार्ज, यानी वो बहुत, जैसे मैं बोलूं कि एक टावर है, एक टावर की हाइट बहुत ज्यादा है, क्या बोला, टावर की हाइट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर उस टावर के टॉप से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाएगा तो वो इस जीवन में तो कभी धरती पर नहीं पहुंचेगा। अब वो ये भी कह सकता था कि द टावर्स हाइट इज सो लार्ज दैट द ऑब्जेक्ट विल नॉट टच ग्राउंड और विल नॉट रीच अर्थ, उसने कहा छोड़ो बे, टावर्स हाइट इज वेरी लार्ज,
अ वेरी हाई टावर, हो गया, 2 शब्द में काम खत्म। तो वो जो मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्टर ने आपको एक सेंस दे दिया, वो जो अप्रोक्सीमेशन वर्ड ने आपको एक सेंस दिया, वो जो कंपैरेटिव डिस्क्रिप्टर ने आपको एक कंपैरेटिव स्केल दिया, उससे आप कुछ निकालेंगे और ये शब्द आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। और ये किसी ने गलती से नहीं लिख के छोड़ दिए हैं वहां पर, ये समझना भाई, दिस इज नॉट बाय मिस्टेक, दिस इज। कभी कभी क्या होता है, आप जब क्वेश्चंस करने लगेंगे और आपके आंसर आने लगेंगे ना, तो आप क्वेश्चन में कुछ कुछ चीजें ब्रैकेट में लिखी हो, कॉमा के बाद लिखी हो, एंड में लिखी हो, निगलेक्ट मारने लग जाएंगे। ऐसा करने पे आपके रास्ते लग जाएंगे, ये समझ जाइएगा, और ऐसा करना अलाउड नहीं है, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है, क्योंकि अब इसके बाद देखिए हम एंटर करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इतनी देर से हमने टॉपिक शुरू किया, घंटे भर से हम यही बातें कर रहे हैं, क्यों? उसका रीजन है, मैं जानता हूं जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं तो मैं चाहता हूं उसकी हर एक बात पहले हो जाए और फिर धड़ाधड़ सवालों में इक्वेशन यूज करने में काम करना स्टार्ट कर देंगे। मैं जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाता हूं तो मैं स्टार्टिंग में 3 लॉ पढ़ाकर इनर्शिया और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, रॉकेट चलना, गाड़ी चलना कैसे अलग है, ये सब डिस्कस नहीं कर, रॉकेट प्रपल्शन कैसे होता है, मार्स पे भेजेंगे, ये सब नहीं डिस्कस करने लग जाता। मैं पहले टाइप्स ऑफ फोर्स डिस्कस करूंगा, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोर्स कितने तरीके के होते हैं, वेट क्या है, टेंशन क्या है, क्योंकि वो स्प्रिंग फोर्स क्या है, ये बेसिक फोर्स जो होती हैं, जब इनके बारे में आइडिया लगता है तो एफबीडी बनता है। एफबीडी बनता है तो फिर लॉ पढ़ लो और लॉ लगा के फिर एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। मेरा अपना तरीका है, इट मे बी नॉट द बेस्ट वे, बट आई थिंक अब तक जो रिजल्ट, जो आउटपुट मुझे मिला, मैं उस प्रोसेस को ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रैक है, ये जो ट्रैक है, इस, अरे पानी पीने के लिए बोतल खोली थी, वही बात देखें, भावनाएं इतनी ज्यादा जुड़ जाती हैं जब आदमी एकदम उस चीज को सिखा रहा हो जिसको सिखाना सब नहीं, जिसको इतना तवज्जो देते, तो आदमी का एनर्जी लेवल ही अलग होता है, ठीक है। और पानी पीता हुआ देखकर, सर आप तो मुंह से पानी पीते, आपके घर आएंगे तो आप जूठा पानी पिलाओगे, टेंशन मत लो, घर आओ, दिस इज जस्ट फॉर मी। कुछ बॉटल्स हैं अलग कर रखी, बहुत बढ़िया, ठीक है, हाइजीन में भी। चलिए, तो अब यहां पर हम ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एक गाड़ी है, ये गाड़ी किसी लोकेशन पर है, x इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, छोड़ो अभी उसको, छोड़ो, ये ऑब्जेक्ट है जो कुछ वेलोसिटी va से ट्रैवल कर रहा है और इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलरेशन है a, ठीक है। अब सबसे पहली जरूरत किसकी है? ऑब्जर्वर की, हु इज वॉचिंग, देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अ फिक्स्ड पॉइंट टू मेजर। अरे भाई कहीं से तो मेजरमेंट होगा ना, तो फिक्स पॉइंट चाहिए, तो वही ये रहा ऑब्जर्वर, इसने कहा यार इस बार मैं बहुत थक गया, ठीक है, इतना स्वाभिमान लेके घूमने के चक्कर में हर बार मेरे पैरों तले x इक्वल टू 0 पे चुकता है, तो उसने कहा ये जो पोल है ना, जहां पोल है उसको मान लो x इक्वल टू 0, और अब ले लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी द होल सेटअप अराउंड यू, रोड प्लस पोल इन विच यू डिस्क्राइब द कार्स मोशन। मतलब ये पोल ले लिया और पोल से एक लाइन खींच दी, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमारा ऑब्जर्वर घड़ी लेके खड़ा है, जैसे ही शुरू कर देगा t इक्वल टू 0 से अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रोड मतलब एक्सिस, उसी के अलॉन्ग मूवमेंट है, बट वो एक्सेस तो इमेजिनरी है ना भाई, थोड़ी कोई ऑब्जर्वर बना दिया तो लिटरली व्हाइट पेंट लेके ऐसे लाइन पोतने बैठ जाएगा, पॉजिटिव एक्स बना के दिखाता हूं पूरा एंड तक, अबे ऐसा थोड़ी है। तो वो तो खाली फ्रेम है ना जहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और जो रेफरेंस पॉइंट लिया है हमने विच इज द पोल, इज नाउ टेकन एज होल, इज कंसिडर्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किससे अटैच होता है? ऑब्जर्वर से। इस केस में ऑब्जर्वर ने किसको सहारा, किसको यूज किया है? पोल को, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोल है इसके रिस्पेक्ट में सारे मेजरमेंट होंगे, और जब वो ऑब्जर्वर घड़ी को शुरू करेगा तो उसको बोलेंगे t इक्वल टू 0, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एनालाइजेशन, नॉट द लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन। वो लिटरल स्टार्ट ऑफ मोशन नहीं। अब यहां पर ऑब्जर्वर हमारी एंटिटी ये रही बाहर खड़ी होके। अब ये जो कहानी भाई साहब इससे निकालेंगे, जो भी डेटा इससे निकालेंगे एक कहानी के फॉर्म में बयां कर देंगे और आप पे 4 मार्क के लिए फेंक देंगे 4 ऑप्शन के साथ कि बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक, वही उसकी कहानी है। Now let's enter into the uniformly accelerated motion and try and understand कि uniformly accelerated motion कितने तरीके के होते हैं। तो uniformly accelerated motion जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक है along a horizontal track यानी हिस्सा रोड पे चलता है, और एक है motion under gravity जो ग्रेविटी के अंडर यानी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। If I am being the observer, I am taking this as an horizontal, this as a vertical, ठीक है। तो अब हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे क्यों मोशन होता है? तो है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहां एक्सेलरेशन कौन पैदा कर रहा है? तो वहां गाड़ी का इंजन एक्सेलरेशन पैदा कर रहा है, वहां गाड़ी के ब्रेक्स
एक्सेलरेशन पैदा कर रहे हैं। आपको बोलेगा सर ब्रेक तो रिटार्डेशन देता है, अबे इट्स अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। और फिर कोई धक्का दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको कोई धक्का दे रहा है, ये धक्का दे रहा है, ये है एक्सेलरेशन का कॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक। लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी में एकमात्र एक्सेलरेशन का तरीका है ग्रेविटी। ग्रेविटी ही वो है जो उस मोशन को के ऊपर एक्ट कर रही है। मैं और इसमें एंटर करके अभी बात बोलना मतलब मेरा मन किया मैं आगे बढ़ूं, लेकिन फिर मैंने अपने मन को रोका कि अगर मैं यहां ये बोलूंगा तो मैं उस बात से आपको हटा दूंगा जहां मैं जा रहा हूं। तो चलिए पहले मैं वहां जाता हूं। तो यहां हम स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्मली मतलब जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑन अलोंग हॉरिजॉन्टल ट्रैक। एंड ध्यान रखिएगा रेक्टिलिनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बट हॉरिजॉन्टल ट्रैक। डेफिनेशन है छोटी सी इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाने से पहले कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक में, मैंने आपको बताया इससे पहले जो डेफिनेशन वो देख लीजिए फिर से, कि एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय इंजन, ब्रेक्स और पुश एक्सेट्रा। यहां पर ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेलरेशन हम जज करेंगे। हम मतलब आप सोचिए कोई ब्रेक थोड़ा दबाया, कम दबाया, ऐसे करके कर रहा है, तो वो जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा उस ऑब्जेक्ट पे वो चेंज नहीं होगा, नहीं कर सकते। एंड दैट पॉइंट द एक्सेलरेशन शुड बी केप्ट कांस्टेंट बिकॉज वी आर डीलिंग विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ, अगर किसी का मन नहीं मान रहा है उस खुजली से कि वो कम ब्रेक दबा रहा है, ज्यादा दबा रहा है, इस काम को कर रहा है, तो कोई बात नहीं, उसका भी जरिया है अपने, उसका भी तरीका है अपने पास सबका सोल्यूशन है भैया। कैलकुलस, यूज कैलकुलस, फंक्शन है, खत्म बात। हाँ, अब बोलेगा नहीं ब्रेक भी हम एकदम बावले की तरह लगाएंगे और फिर फंक्शन भी तुम ही दो, ऐसा नहीं होता, फंक्शन दो भैया। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? क्योंकि आप जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एनालाइज करना शुरू करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपकी डिमांड होगी 3 इक्वेशन की। वो 3 इक्वेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। क्या डेफिनेशन पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए मन नहीं मानता, आदमी अपने पे निकल पड़ता है। बढ़िया है वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन देखो, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसकी डेफिनेशन एकदम टू द पॉइंट, जैसे ओम्स लॉ, ठीक है। तो कुछ कुछ क्या चीज, मतलब कुछ कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिसको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वैसे के वैसे ही लिख के आना होता है, उसमें आपका मन नहीं है। जैसे लॉज हो गए, ठीक है, वो आपके मन पे नहीं चलते हैं। डेफिनेशन हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, चलेगा, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो जैसे लॉज हो गए, स्टेटमेंट हो गए, किसी साइंटिस्ट ने बोले, तो वो आप अपने मर्जी से समझ के इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा हमको समझ आ गया। अरे बाकी क्या है फिजिक्स में? इंटरप्रिटेशन। द मोर यू इंटरप्रेट, जितना ज्यादा आप इंटरप्रेट करना सीखेंगे, जितना, सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, दैट्स द मेन थिंग। यहां सिर्फ किसी ने बोल दिया, उसको शाब्दिक तरीके से आपने समझ लिया, वर्ड टू वर्ड लिटरली एकदम ग्रास्प कर लिया, क्या करोगे उसका? सवाल में क्या करोगे? लिख के आ जाओगे डेफिनेशन नीचे? नहीं। तो ये एक जनरल बात है, इसलिए किसी भी रूप में ली जा सकती है। तो एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है बट उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट कर रही है s, जिसकी वेलोसिटी v हो चुकी है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम t के बाद ऐसा हुआ है, आर कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द फंडामेंटल रिलेशन बिटवीन दीज टर्म्स कौन कौन से हैं? क्या क्या बोला? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट जो कि पोजीशन पर डिपेंड करता है डेल्टा x पर, तो पोजीशन डिपेंडेंसी, और एक्सेलरेशन। इनको आपस में जब आप कोरिलेट कर देते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और जब उनको कोरिलेट करते हैं, जैसे हम दो अगर आपको याद हो, नहीं भी याद हो तो याद करना पड़ेगा भैया, अगर क्या होता है, इट्स नॉट ऑप्शनल, देख जाके। तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं वो हमने 2 तरीके से डिराइव की हैं, एक ग्राफिकल तरीके से, एक कैलकुलस वे में। पहले कैलकुलस किया, बाद में ग्राफिकल, ठीक। तो ये जो एक फंडामेंटल रिलेशन है बिटवीन दीज टर्म्स इज कॉल्ड एज इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इन मोशन को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम तीनों इक्वेशन भर देते हैं क्योंकि अब हम उसको यूज करने वाले हैं। तो हमने पहली इक्वेशन क्या पढ़ी थी, क्या दिलाई? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां पे आप नोटिस करेंगे जो वेलोसिटी है वो लीनियरली बदल रहा है, ठीक है, लीनियरली चेंजेस या वेरीज विथ टाइम, दिख रहा है? अरे क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है भैया, ये तो कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल रहा हूं क्योंकि u जीरो हो नॉन जीरो अपने को क्या पता। तो वेलोसिटी लीनियरली चेंज कर रही है, किसके साथ? टाइम के साथ, लीनियरली चेंज कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। पहला इक्वेशन ये रहा। पहले इक्वेशन आप नोटिस करिए ना, तो यहां पे कहीं चेंज इन पोजीशन नहीं है, यहां पे वेलोसिटी है, फाइनल, इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पे ये जो s है वो है डिस्प्लेसमेंट विच इज डिफाइंड एज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट के 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट है वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, और एक पार्ट है एक्सेलरेशन का। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होगा तो s इज इक्वल टू ut हो जाता है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आप
एकदम बेसिक केस में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बस। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी हो सकता है तो एक्सेलरेशन का पार्ट है जो आपका हाफ AT स्क्वायर, और एक और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन t स्क्वायर से बदल रहा है, लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जब भी आपको सवालों में समय ना दिया हो, टाइम इज नॉट गिवन, यूज द थर्ड इक्वेशन यूज करें अगर टाइम ना दिया हो तो। अब ये 3 इक्वेशन ही हम लेके चलते हैं अपने साथ, और भी हैं उनको डिराइव करते हैं आगे बढ़ के, लेकिन ये फंडामेंटल है, दीज आर फंडामेंटल रिलेशंस, मतलब इनके अगेंस्ट कोई पॉइंट नहीं, ये कहीं यूज होंगे इक्का दुक्का जगह फंस जाएंगे ऐसा नहीं, दीज आर फंडामेंटल। हाँ, इसमें से एक सेकंड वाली को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा अपने हिसाब से लिख देंगे तो वो भी एक फंडामेंटल रिलेशन है, बट उसका फंडामेंटल वर्जन ये है, तो इसलिए हम उसको फंडामेंटल 3 इक्वेशन कैटेगरी में नहीं ला रहे। हाँ, इक्वेशन जरूर बोल देंगे क्योंकि यूज करेंगे जब मन करेगा अपनी मर्जी से, और एक तो ऐसी है जिसका एक नेगेशन भी है जब वो यूज नहीं होती है, ये सब बातें हैं, इसीलिए ये 3 फंडामेंटल लिया। ठीक, अब लेट्स डिराइव 2 मोर, 2 और चाहिए, कौन कौन सी? तो पहली है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, v एवरेज। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली बात, एक बात और मेरा मन यहां पे जो मतलब अंदर ही अंदर कह रहा है कि चलो भले ये पॉइंट जब क्वेश्चन करेंगे तब आएगा, लेकिन एक छोटा सा थॉट का एक छोटा सा बीज अगर आपके दिमाग में अभी गिरा दे तो क्या पता आगे जाके बड़ा हेल्पफुल। तो तब जाकर जब ये चीज हमें सताए उससे पहले अभी चर्चा कर लो। मुझे बताओ यहां पे टी क्या है? टाइम इंस्टेंस है या टाइम इंटरवल है? सर दोनों है। अगर टाइम की शुरुआत टी इनिशियल टाइम की शुरुआत 0 से हो रही है, टी इक्वल टू 0 से हो रही है, तो ये टी टाइम इंटरवल नहीं, टाइम इंस्टेंस है। और अगर टाइम की शुरुआत किसी और समय से हो रही है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड और फिर किसी 5 सेकेंड तक एनालाइज करना है, मान लीजिए आपने एनालाइजेशन शुरू किया टी इक्वल टू 2 सेकेंड से ऑब्जर्वर ने, और टी इक्वल टू 5 सेकेंड तक, तो आप इक्वेशन में क्या पुट करेंगे? 5 या 2 क्या पुट करेंगे? दोनों नॉन जीरो में क्या पुट करेंगे? अरे इंटरवल में तो 5 - 2 कितना आएगा? 3। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन का नजारा। और यहां टी की जगह पे 3 सेकंड पुट किया जाएगा, जहां जहां टाइम है वहां 3 सेकंड पुट करेंगे, क्योंकि ये टाइम इंटरवल है। तो मैं अगर ये बात बोलूंगा कि 0 होगा तो इंस्टेंस है, नहीं नॉन मतलब आपका नॉन जीरो होगा तो इंटरवल है, छोड़ो बे, इससे अच्छा सर जनरल बात बोलो ना, दिमाग को एक तक याद रहे, कंफ्यूज मत करो फालतू का। ठीक है, नहीं करते बेटा। तो ये जो टी है वो क्या है? ये टी है टाइम इंटरवल ऑफ एनालाइजेशन। सवाल ने पूछा या तो सवाल बताएगा किस इंटरवल में डील करो, कहां से कहां वो इंटरवल शुरू होता है, कहां इंटरवल खत्म होता है, या तो सवाल बता देगा। ओके, या तो आप चूज कर लेंगे। अरे मोशन में कई पार्ट हैं, ब्रेक कर करके करना है, फाइनल आंसर क्वेश्चन की डिमांड है, लेकिन जो ब्रेक करना है वो तो आप कर रहे हैं, तो आप उस इंटरवल को तोड़ेंगे सॉल्व करते टाइम। तो ये है तो इंटरवल, एंड व्हेन द इनिशियल इंस्टेंस बिकम्स 0 इट बिकम्स द फाइनल टाइम इंस्टेंस, बट ये एक स्पेशल केस हुआ। चलिए, तो अब हम इसको डिराइव करेंगे। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत कहां से होती है? हमें चाहिए वी एवरेज, तो शुरू कर रहे हैं। चलिए, पहली बात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन भी यहीं पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT। और ध्यान दीजिएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब मुझे ये दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इफ देयर इज अ क्वेश्चन वेयर द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इन डिफरेंट सब्सिक्वेंट पार्ट्स, will deal only one by one and only those parts which are having same acceleration. Simple. हमें 3 पार्ट में जो मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, एनर्जी का लेवल अलग ही हो रखा है, थोड़ा सा काम होते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन के साथ डील कर रहे हैं और एक्सेलरेशन सब्सिक्वेंट पार्ट्स में चेंज हो रहा है, तो भैया तोड़ दो। किसको? घमंड को नहीं, पार्ट को। घमंड भी तोड़ दो, क्या फायदा रख के, सब क्षणिक है। तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा सर, हमें वी एवरेज चाहिए, तो पहले तो मुझे बताओ वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तो उसके लिए कहानी ले लो। कहानी यह है कि एक पार्टिकल u स्पीड से शुरू किया, कुछ टाइम t बाद वेलोसिटी v हो गई, और हमें इस रेंज की इस पूरी जर्नी का v एवरेज चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट व्हिच इज a थ्रू आउट द मोशन। तो मुझे ये चाहिए इसका एवरेज, और किस पॉइंट के बीच में चाहिए? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में चाहिए। तो सबसे पहली बात सरकार, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो s होता है, और अगर हम
इस वी एवरेज को डिफाइन करें बेस्ड ऑन द डेफिनेशन व्हाट वी हैव सीन, जो हम देख चुके हैं। तो वो डेफिनेशन क्या थी, मैं याद दिलाऊं थोड़ा सा, रुकना याद दिलाता हूं। तो डेफिनेशन ये थी कि सर वी एवरेज इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सर t इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू t पे उसकी वेलोसिटी v हुई, एक्सेलरेशन a है, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है 0 से t तक वो s है। यानी डेफिनेशन के हिसाब से v एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s अपॉन टोटल टाइम यानी t। सर आपने तो कहा था इंस्टेंस नहीं इंटरवल होता है, अब ये भी तो कहा था 0 से स्टार्ट होगा तो इंस्टेंस ही होता है, इंटरवल। तो यहां s बाई टी। अच्छा सर s क्या है, ओके s है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नीचे है टाइम t। ये कैसे किया, अरे s कैसे लिखा, अरे भाई साहब सेकंड इक्वेशन से, और फिर इसको आगे कंटिन्यू किया। जब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान देखिए एकदम एकदम ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान दे देगा, एकदम तोड़ डालिए कांच, ठीक है, इतना ध्यान से देखिए। तो वी एवरेज है, इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, 2 मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले में इस वाले, तो लिखना क्या आएगा 2ut प्लस, एक मिनट, 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई 2t, 2ut प्लस एटी स्क्वायर बाई 2t, मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी क्या उससे भी मल्टीप्लाई हुआ, t काट लिया, क्या बचा 2u प्लस एटी स्क्वायर बाई 2। अरे t काट लिया भाई, ये t काट लिया, 2 ऐसे रहने छेड़ना नहीं। अब ये जो ऊपर लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं u प्लस एटी स्क्वायर, सॉरी एक गलती हो गई, रुकना भाई साहब, सब चला गया, 2 नहीं, गजब है। कभी कभी आप उम्मीद करते रहेंगे और वो उम्मीद इतनी जल्दी पूरी होगी नहीं, बट सब्र रखेंगे तो जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक बता दे रहा हूं, मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर लिख दिया था, बट यहां पर मैं ये टी काट चुका हूं, तो यहां एक ही टी बचेगा, ठीक, तो यहां बचा ए टी। अच्छा अब ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, u प्लस ए टी बाई 2, जो ऊपर लिखा है वही लिखा मैंने, देख ले 2u प्लस एटी बाई 2 में 2u को लिखा मैंने u प्लस u। अच्छा व्हाट इज u प्लस एटी, सर v, तो आंसर आया u प्लस v बाई 2, दिस इज कॉल्ड एज v एवरेज। ये v एवरेज, कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मोशन हो रहा है, जो शुरू कर रहा है t इक्वल टू 0 u वेलोसिटी से, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, और अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए बिटवीन दैट टाइम इंटरवल, तो सिंपल इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 खत्म। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमने कहा भैया जे जो इक्वेशन हमने पढ़ी, इसको याद करने में कोनो दिक्कत है क्या, है भाई, बोलिए, कोनो दिक्कत है नहीं। तो व्हाट इज वी एवरेज, u प्लस वी बाई 2। अब ध्यान दे सर, क्या जरूरी है इनिशियल मोशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कोई जरूरी है बिल्कुल नहीं। लेट्स से द मोशन बिगिंस, या जब आपको क्वेश्चन दिया गया तब t इक्वल टू t1 से जब वेलोसिटी u थी, t इक्वल टू t2 यानी जब वेलोसिटी v हो गई का एवरेज चाहिए, एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग इज कांस्टेंट। लेट्स से अब अगर मुझे v एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं करूंगा इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, खत्म बात, और मेरे को इस पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन यानी उस इंटरवल, जो जैसे देखिए इस केस में इंटरवल क्या है t2 माइनस t1, उसको मैं डेल्टा t या t ही कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। क्योंकि भाई आप मुझे बताओ, इक्वेशन में जो भी हमने इक्वेशन पढ़ी, यहां पर ये इक्वेशन लिखी, इसमें t का मतलब डेल्टा t लिख रहा हूं क्या मैं हर जगह, नहीं, इट इज अंडरस्टूड कि वो टाइम इंटरवल ही है मोशन का, तो यहां पे ये t लिखा। तो सोचो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वही s मिल जाएगा, करके देख ले आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन, इसको कह लीजिए फोर्थ इक्वेशन या इसको कह लीजिए फोर्थ इक्वेशन, आपकी मर्जी है, स्टार लगा देते हैं, उसी का वर्जन है। तो ये दो इक्वेशन अगर याद कर लें कोई दिक्कत नहीं, बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगना चाहिए यहां पर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन, ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब किसी भी टाइम t पर, इनिशियल s, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी का चल भी रहा हो तो चिंता मत करिएगा, सही समय आएगा, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ इक्वेशन। अरे सरकार फिफ्थ भी है, हाँ। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। सर ये nth सेकंड कहीं तो सुनेला सुनेला लगता है,
अगर अभी भी कहीं सुनेला लगता है तो तुम्हारा टूटेला लगता है, ठीक है, कुछ ना कुछ। सुनेला नहीं बेटा, तो पता है। अब मान लीजिए मैं वही फिर 0 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, याद है, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड। और जनरल क्या है भाई, t इक्वल टू n माइनस 1 से t इक्वल टू n सेकेंड पे, इसको अपने बोलते हैं nth सेकेंड। nth सेकेंड, n सेकेंड नहीं बोल रहा हूं, nth सेकेंड। यानी ये जो इंटरवल है यहां से यहां तक का, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं snth, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, ब्रिटिश इंग्लिश, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब वो ट्रेवल्ड की स्पेलिंग बोल रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड जो वो डिस्टेंस है भैया, nth सेकेंड में जो ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। ओके सरकार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चाहिए इस nth, इस snth का अगर कोई फॉर्मूला हो जनरल तो अपना काम हो जाएगा। चलिए निकालें इसको। ओके लेट्स गो। तो सबसे पहले हम उसको कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे snth को, और कैसे निकालेंगे तो इतना तो आप समझ गए हैं कि t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड वाले इंस्टेंस से t इक्वल टू n सेकेंड वाले इंस्टेंस तक जो मोशन होगा यही है nth सेकेंड। nth सेकेंड, नॉट सेकेंड, दैट्स अ फंक्शन, सेक फंक्शन, सेकेंड, nth सेकेंड, ठीक है। अब मुझे ये चाहिए भैया, मुझे निकालना है, क्वांटिटी चाहिए मुझे। और क्या क्या यहाँ पे गिवन है, एक तो है सरकार इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी, बट छोड़ो अभी उसको रहने दो, एक है एक्सेलरेशन और एक है nth सेकेंड। ये चीजें हमें पता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है ये हमें पता है, और क्योंकि हम उस nth सेकेंड की बात कर रहे हैं इसलिए इनिशियल पोजीशन जाए तेल लेने, हमारे पास ये तीन क्वांटिटीज हैं u, a और nth, इनको यूज करना है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालें सर, कैसे निकालें? अच्छा चल, इसको निकालने का तरीका देखिए। आपको याद है हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव किया था? सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ था, याद दिलाऊं कुछ? हमने लिखा था dx by dt इज इक्वल टू v, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, वेलोसिटी। तो इसी को मैं थोड़ा जुगाड़ बिठाया और लिखा dx इज इक्वल टू v dt। यही किया था, dx इज इक्वल टू व्हाट, v dt। और यहां लगा दिया इंटीग्रेशन, यहां लगा दिया इंटीग्रेशन। सर ये क्या कर रहे हो, खुद ही सीख रहे हो? नहीं बेटा, मैंने इससे पहले बहुत कुछ सिखाया तब मैं यहां आया, तो मेरे पास ये प्रिविलेज है कि इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ सकूं। आपको भी अगर ये प्रिविलेज चाहिए तो उस प्रिविलेज के लिए वेट बिल्कुल मत करें और सीधा वहां चले जाए जहां पे मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। सीक्वेंस में आइए, कैलकुलस मेथड में है पूरा कैलकुलस। जब मैंने पढ़ाया ग्राफिकल पॉइंट पे जाने से पहले, तो जस्ट लास्ट में मैंने डेरिवेशन किया है, देखिएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा तो ये तो लिख दिया, चलिए यहां तक तो ठीक है सर, लेकिन हमें v तो कहीं दिया नहीं। अरे v तो खुद एक ऐसा टर्म है जो टाइम डिपेंडेंट है, चेंज होता है, तो ऐसा टर्म क्यों लेना? क्या u टाइम डिपेंडेंट है? नहीं। अबे एक बार जिससे शुरू हो गया। क्या a टाइम डिपेंडेंट है? नहीं। इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट विल नॉट चेंज। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंसीडरिंग एन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इफ इट इज चेंजिंग विद टाइम? भाई साहब गोली मार दो ऐसे एक्सेलरेशन को, क्या फायदा? तो इसका मतलब यहां पर जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। सो u कांस्टेंट, स्टार्टिंग पॉइंट, a कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है, nth इज दैट पर्टिकुलर सेकंड, इज दैट पर्टिकुलर इंटरवल, दैट 1 सेकंड जिसके बीच में आपको डिस्टेंस चाहिए। अब कोई बोलेगा कि सर आप बार बार कह रहे हो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, 3 बार तो अभी कहती, लेकिन आपने जब वेलोसिटी को डिफाइन किया तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और वो तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से लिंक्ड नहीं है। हाँ सही पकड़े भैया, एकदम तगड़ा पकड़े, ठीक है। अगर ये पॉइंट आप पकड़े हैं तो, नहीं भी पकड़े तो कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, देयर इज नथिंग यूनिक। आज नहीं तो कल, बस लगे रहने वाले का होता है, परसिस्टेंस इज द की। किसी एक पॉइंट पे किसी को ज्यादा पॉजिटिव महसूस हो सकता है, मतलब फील हो सकता है, किसी को कम, किसी को नेगेटिव, किसी को कुछ नहीं, रीड होगा, लेकिन इट्स अबाउट परसिस्टेंस। नेग्लेक्ट ऑल दोस फीलिंग्स एंड स्टे इन दैट ट्रैक। तो अब यहां पर ये लिख दिया, तो सर v तो होता है dx by dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अच्छा जी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, तो पोजीशन तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट से लिंक्ड है, और वैसे भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देती है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हो? सिंपल, if the particle is not reversing its direction, वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल नहीं रहा है, पलट नहीं रहा है जर्नी में, सिंपल, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस, समझे कि नहीं?
कि अगर पार्टिकल अपने जर्नी में बदल नहीं रहा है, डायरेक्शन वाइज पलट नहीं रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब तो है ही डिस्टेंस। तो इसका मतलब सर इस इक्वेशन में झोल है कि अगर पार्टिकल पलट गया तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। मैं कहूंगा हां भी और ना भी। ठीक है, उसका रीजन मैं क्वेश्चन करवा के समझाऊंगा कि कब ये, देखिए इसीलिए इसको एक फंडामेंटल इक्वेशन नहीं कहा। मैंने ये थोड़ी बोला स्टार्टिंग में कि ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एकदम, अपने वो थर्ड के बाद 3 फंडामेंटल इक्वेशन के बाद फोर्थ फिर फिफ्थ भी डाल दो, खत्म बात, और 5 याद रखो। अरे इट्स अ स्पेशल फॉर्मूला विच इज जनरेटेड फॉर अ स्पेशल केस, बट उसका एक पॉइंट है जहां पर वो फेल कर जाता है। और अब आप बोलेंगे सर ये वाला तो आपने दिया ना, ये वाला जो इक्वेशन दिया ये तो जनरल है। अरे ये जनरल नहीं है भाई, इसका एक वर्जन है। इसका बेसिक वर्जन क्या था? ये सेकंड इक्वेशन, यहां से लाए हो ना इसको, तो ये देखो शुरुआत यहां से की थी। तो ये फंडामेंटल फॉर्म है ना, वो थोड़ी, बट ये तो हम डिराइव कर रहे हैं, फिफ्थ इक्वेशन तो हम डिराइव कर रहे हैं। तो एसएनएफ निकालने से पहले एसएनएफ निकालने से पहले तो हम इतनी बातें समझ गए, लेकिन दिमाग में अब हमारा यहाँ पे जो एंटीना था वो टुक 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 करने लगा, और टुक 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 करके कह रहा है कि भैया डिराइव तो कर रहा है आदमी, लेकिन साथ ही साथ एक कॉशन दे रहा है, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग डाल दी कि अगर पार्टिकल पलट गया तो भैया हमारा कुछ नहीं, तुम देख लो। नहीं ऐसा नहीं, हम ही देखेंगे और दिखाएंगे भी बहुत बढ़िया आगे जाकर क्वेश्चन में। चलिए, तो यहां पर ये लिख दिया dx इक्वल टू vdt, यानी मान लिया 2 मिनट के लिए कि पार्टिकल का डायरेक्शन ड्यूरिंग दैट इंटरवल इज नॉट चेंजिंग इन विच वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक, तो अब मेरे को जो क्वांटिटी चाहिए मैं नंबर लाइन पे डिफाइन कर दिया हूं कि भैया ये SNth है। ठीक, SNth लिख देते हैं। तो अब dx को उधर वाले बाजू जो आपका RHS है उसको देखिए, v तो ऐसी क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है, और ऐसा कैसा इंटीग्रेशन जहां पे एक तो टाइम भी वेरी कर रहा है और v, यानी ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, बहुत नाइंसाफी। इस नाइंसाफी को खत्म करते हैं और लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ v। v क्या है सर? v है u प्लस at ओहो एंड dt। तो वी हैड अ वेरिएबल बट वी रिप्लेस्ड इट विद अ सेम वेरिएबल जिससे ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा था, ये वाला। अबे v कोई और वेरिएबल है, पूरा फंक्शन अब t में तब्दील हो गया। अब यहां पे कौन कौन कांस्टेंट है? u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, अब कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, तो टाइम की लिमिट क्या होगी? तो टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू n-1 सेकंड एंड एंड्स एट t इक्वल टू n सेकंड। और जब ऐसा होता है तो सारे छोटे 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 dx को जब जोड़िएगा तो मिलेगा 0 टू SNth, यानी SNth जो निकाल रहे हैं वो बन जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम n-1 टू n u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt फ्रॉम n-1 टू n। ठीक है बाबू, मुझे SNth। अब u कांस्टेंट है, निकाल लो इंटीग्रेशन से। ये क्या किया? अरे भाई ब्रैकेट में था, क्रॉस कह रहा हूं, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्रॉस नहीं भैया, ब्रैकेट में था, ब्रैकेट ओपन कर दिया, और वो जो भी क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर थी दोनों के साथ अटैच कर दिया और खुशी खुशी साथ में बिठा दिया। और जिस रेंज में इनिशियल फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा था उसी रेंज में दोनों होंगे इंडिविजुअली, बिकॉज रेंज तो सेम ही है। ठीक है, इस लिमिट के बीच में। अब SNth है, SNth रेंज कहना गलत होगा, लिमिट कहेंगे ज्यादा बेटर, मतलब टेक्निकली मोर करेक्ट। ओके, अब n-1 टू n u dt, u कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा dt, dt का इंटीग्रल आएगा t, और जब लिमिट पुट करेंगे बॉक्स के नीचे n-1 से n तक तो कुछ तो होगा। यहां से a बाहर निकाल लेते हैं। क्यों a बाहर? बिकॉज टॉपिक का नाम ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अदरवाइज क्या मतलब ये सब करने का। और यहां बचेगा t dt, t dt का इंटीग्रेशन आएगा t स्क्वायर वेरिएबल बाय 2 कांस्टेंट नीचे ले लो, और लिमिट लगा दो n-1 से n तक। अब यहां t के अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो u इंटू t मतलब n माइनस n-1, वो स्क्वायर ब्रैकेट और वो दोनों यूज किया है मैंने, टेंशन मत लेना। सेम वे में a/2 यहां रहेगा और अंदर हो जाएगा स्क्वायर, यानी n स्क्वायर माइनस n-1 का स्क्वायर। दिख रहा है? थोड़ा सा इधर कर लूं क्या? तो एकदम कोने में हो गया ना, मजा नहीं आ रहा। और ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं लिमिट पुट करके। ठीक है, फिर फर्दर आगे वाले पेज पे ले लेता हूं। यहां क्या है, बहुत डिस्टर्ब पिटर्ड हो रहा है। तो SNth इज इक्वल टू क्या था? u इंटू n माइनस n-1 प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करिएगा तो यह आएगा n माइनस n प्लस 1 प्लस a/2 n स्क्वायर, अच्छा माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। इसको ओपन, अरे माइनस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो u n से n कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस
a बाई टू इंटू भैया एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, एन स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये बचा u प्लस a बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ये आ गया SNF, और इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लिया। और फिर एक क्वेश्चन में जानबूझ के कराऊंगा जहां पे ये फॉर्मूला फेल होगा, और तब मैं बता दूंगा कि कैसे हम मोशन के जो इंटरवल्स हैं, जो इंस्टेंसेस हैं या जो पार्ट हैं, उसको ब्रेक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। विल टेक दैट, डोंट वरी। ओके चलिए, तो ये हो गया SNF u प्लस a बाई टू इंटू n माइनस वन। व्हाट इज n? nth, ठीक है। व्हाट इज a? एक्सेलरेशन। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। और ध्यान दीजिएगा यहां पर सब कुछ साइन के साथ विथ साइन, बहुत जरूरी है भाई, साइन के बिना कछु ना होता। ये फंडामेंटल रिलेशन जो इन तीनों के बीच में बिठा रखा है, सॉरी, ये फंडामेंटल रिलेशन जो इन क्वांटिटीज के बीच में तीन इक्वेशन के थ्रू बिठा रखा है, भाई साहब बहुत सारा पार्ट खा गया आदमी, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पे हर चीज विथ साइन पुट होगी, विथ साइन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को मैंने याद कर लिया, और मैं ये याद रखूंगा कि ये साइन के साथ पुट होगा, इसमें n का मतलब nth है। मान लीजिए अगर मैं 7th सेकंड में डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, किसमें? 7th सेकंड में, तो मैं यहां पे लिखूंगा u प्लस a बाई टू, जो भी वैल्यूज हो बाकी सबकी, 2 इंटू 7 माइनस 1, सिंपल, 14 माइनस 1 की 30, 13 a बाई टू। सॉल्व कर लीजिए, वो छोड़िए। मतलब ये है कि nth 7th सेकंड बोला तो n की जगह 7th लिख दे, 6th बोला 6 लिख दे, 10th बोला 10 लिख दे, खत्म बात। और ये याद रखियो कि विथ साइन हर चीज पुट होगी, विथ साइन हर चीज पुट होगी, इसमें कोई दो राय, तीन राय या एक भी राय जो ना समझे किसी से, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ विथ कैलकुलस मेथड। लेट्स गो फॉर ग्राफिकल मेथड। मुझे भाई मैं पहले कह रहा हूं, पर्पस सिर्फ ये है कि इसको डिराइव कर लें ताकि जो भी पढ़ा था इससे पहले वो अप्लाई हो सके, ठीक है। चलिए, अब हमने जब उससे पहले ग्राफिकल मेथड लगाया तो मैंने देखिए सीक्वेंस क्या था। जब पूरा कैलकुलस पढ़ा दिया, पूरा कैलकुलस हो गया, तो आखिरी में अपन ने क्या लगाया? डेरिवेशन। किससे? किसका? वो तीन इक्वेशन का, ठीक। फिर मैंने कहा था एक बचा हुआ है, ये यहां पे ले। ऐसे ही मैंने ग्राफिकल एनालिसिस उठाया। अब ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर मैंने जो आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए, वो तीन इक्वेशन और सॉरी वो जो पॉइंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो सब यूज किया, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की। उसका जो उसका विजुअल एप्लीकेशन था कैलकुलस का, वो हमने वहां पर लगाया, ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस में। उसमें क्या पड़ा? स्लोप ऑफ xt v देता है, स्लोप ऑफ vt a देता है, एरिया अंडर at चेंज v देता है, एरिया अंडर vt चेंज इन x देता है। ये लास्ट पॉइंट था। तो यहां पर क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव किया था याद करियो। सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव किया था एक बार याद करना। तो सेकंड इक्वेशन डिराइव करते टाइम हम लोग लिखा था vt कर्व, और क्योंकि हमारी कहानी में पार्टिकल u वेलोसिटी से कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के तहत कुछ टाइम t बाद v वेलोसिटी बना लेता है, वैसे भी वो v मतलब हमारा वेरिएबल है, जस्ट टू ड्रॉ दैट पर्टिकुलर कर्व। वो पिछला डिस्कशन सुनेंगे तभी जाके ये पल्ले पड़ेगा। यानी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर u वेलोसिटी पे है, किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी v हो चुकी है, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया जाए विद अ स्ट्रेट लाइन तो अपना काम हुई गवा, ये रहा, ठीक। अच्छा, अब मुझे चाहिए एरिया अंडर कर्व, तो भैया एरिया अंडर कर्व पूरा निकालने बैठ मत जाना, समझेंगे बाबूजी, ठीक है, पूरा निकालने बैठ मत जाना एरिया अंडर कर्व, सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि अभी पूरा थोड़ी निकालना है। अरे अपने को चाहिए SNth, और SNth स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू n माइनस वन टू t इक्वल टू n। उसका तो रेंज ही है, इंटरवल ही है भाई, इसके अंदर है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर मान लीजिए ये कोई टाइम है, और ये दो टाइम ले लेते हैं। मान लीजिए ये टाइम है t इक्वल टू n माइनस वन, और इसके आगे ये जो है ये t इक्वल टू n। यानी अब मुझे बताइए, एरिया अंडर कर्व तो निकाल लेंगे vt का बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी संकोच के, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की भी बात है। लेकिन मुद्दा यह है कि जब मैंने आपको बोला था कि एरिया अंडर कर्व देता है, vt कर्व का एरिया अंडर कर्व देता है चेंज इन पोजीशन, एंड दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। एंड इन दिस वे मतलब हम एक बात जो यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से एम्फेसिस कर सकते हैं वो ये है, और इस बात पे चर्चा हो गई अभी थोड़ी देर पहले की थी, कि अगर पार्टिकल पलट नहीं रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। तो एरिया अंडर vt कर्व डिस्प्लेसमेंट और नॉट चेंजिंग डायरेक्शन इज ऑल्सो डिस्टेंस। नहीं पलट रहा भाई, पलट तो रहा ही नहीं, 0 से v गया तो वेलोसिटी बढ़ी है, आगे जा रहा है सीधा सीधा। जारे जब ये फॉर्मूला फेल होगा तो तब सोचेंगे ना भाई अभी क्या, रुक। तो यानी मुझे जो एरिया अंडर कर्व चाहिए, वो एरिया अंडर कर्व, दैट एरिया अंडर कर्व शुड बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग दैट रेंज इन विच वी आर सपोज टू फाइंड द SNth, ठीक है। तो अब जो पढ़ा था उसको अगर अप्लाई करें तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि भैया ये जो शेडेड कर्व है,
ये जो शेडेड कर्व, मतलब शेडेड रीजन है, ये वाला, ये जो रीजन है यही है SNH। बिकॉज आप नोटिस करिए कि SNH स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n, और ये सेकंड में है भैया, मतलब SI में ले रहे हैं तो ये सेकंड में होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है, यूनिट है, ब्रैकेट में डाल दें, नहीं तो लोग मल्टीप्लाई समझ लेंगे। चलिए, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, SNH चाहिए। अच्छा, अब ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया अंडर VT कर्व, एरिया अंडर VT कर्व क्या देता है बाबू? तो एरिया अंडर VT कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट, और वही होता है डिस्टेंस, पार्टिकल इज नॉट टर्निंग, नॉट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम सरकार इसका एरिया निकालते हैं। सर ये क्या है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले क्या आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद है? ट्रेपेजियम, हाँ भैया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम याद है, ठीक है, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। तो आपको याद होगा होपफुली कि हमने जब इस पर्टिकुलर बात को यूज किया था कि एरिया अंडर VT कर्व देता है डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन, और हमने उसको सॉल्व किया, तो हमने सेकंड इक्वेशन भी मतलब इसी कर्व से डिराइव किया था, सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन भी इसी कर्व से डिराइव किया, इसी से। तो अब अगर हम सेकंड वाला फॉर्म जो आपका S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाला इक्वेशन वाला फॉर्म है, अगर वो इस्तेमाल करें तो हमने क्या किया था? हमने एरिया को दो हिस्से में तोड़ दिया था। तो या तो आप पूरा ट्रेपेजियम मान के सॉल्व कर दीजिए, तब भी बात हो जानी चाहिए, एक ही बात है, या तो आप उसको ब्रेक करिए। जैसे अगर मैं यहां पर ये ध्यान दूं, ठीक है, ये पूरा शेप बन रहा है, देखना, ये रुको यार, व्हाइट कलर लेते हैं, और ये ये पूरा ये और ये पूरा एक शेप है। इस शेप का मुझे एरिया निकालना है, और यही SNH है, ठीक है। तो अगर ये ट्रेपेजियम है, लेट्स से इफ दिस इज अ ट्रेपेजियम, I need this dimension, लाल से लाल खींच रहे हैं, मजा नहीं आता इसलिए, ठीक है, and I need this dimension, and I also need this separation between the bases, ये भी चाहिए। तो ये तो निकल आएगा, इसमें कौन दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करिएगा हमारे पास गिवन क्वांटिटी ये वाली है, ये U है, और ये जो पूरा यहां से यहां तक बना हुआ है, ये वाली क्वांटिटी है V। अब ना ही हम V यूज करना चाहते हैं, ना ही U तो हम चलो काफी हद तक यूज करना चाहते हैं, U से नहीं हमें तकलीफ है, ठीक है। लेकिन अब करें क्या? तो अब हमें जो SNH निकालना है, उसके लिए हमें ये सारी चीजों की, डायमेंशंस की नीड है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये था कि हम इसको दो पार्ट में तोड़ दें, एक पार्ट हम ले लें ये रेक्टेंगल और ऊपर छोटा सा ट्राइंगल। बट क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो और बढ़ जाएगा, और ऐसा हम होने देना नहीं चाहते। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज U प्लस AT। और यहां पर आप ध्यान से देखो कि जब n-7 नॉट n-7, जब n-1 सेकंड्स बीत चुके होंगे, अगर n-1 सेकंड्स बीत चुके होंगे, देन द वेलोसिटी विच इज v1, मान लीजिए ये v1 है और ये v2 है, ठीक, लाल गोले पे देखना, लाल गोला देखना था, ये है v1 और ये है v2, v1 और v2। अब व्हाट इज v1? तो v1 है u प्लस एक्सेलरेशन a और टाइम बीत चुका है n-1 सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at and t is the time interval after which you are finding the velocity। और आप ध्यान से देखो तो t इक्वल टू n-1 सेकंड जब बीत चुके हैं तो वेलोसिटी v1 हो चुकी है। बिकॉज ये देखो ना, यहां खींचो इसको, ये जो लेंथ यहां से यहां तक होगा यही होगा v1, ठीक है। और अब शुरुआत से n सेकंड्स बीते, जब शुरुआत से n सेकंड्स बीते तो वेलोसिटी कितनी हो गई, ध्यान से देखना, ये देखना, ये कितनी हो गई, ये हो गई v2, ठीक। तो हम शुरुआत से v2 इज इक्वल टू u प्लस a, ठीक है, इंटू n-1 की जगह पे n लिख देते हैं। तो शुरुआत से n-1 सेकंड बीतने के बाद वेलोसिटी v1 हो गई, और शुरुआत से n सेकंड बीतने के बाद वेलोसिटी v2 हो गई। नाउ हम इस पूरे एरिया को एक साथ निकाल देते हैं लगाकर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब लाएंगे तो वो क्या होता है, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट h। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट h, मतलब सेपरेशन बिटवीन द बेसेस। अच्छा, यहां पर बेस 1 क्या है, बेस 1 है v1, ये वाला, ये जो हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान के पहली इक्वेशन लगाया, n-1 सेकंड के बाद उसे हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट वेलोसिटी हैज बीन ऑब्टेन्ड। एक तरीका तो ये भी था कि हम सिमिलर ट्रायंगल यहां पे मतलब इस पॉइंट पे यूज कर लेते। अब सिमिलर ट्रायंगल यूज करके बड़ा टाइम लगता है भाई उसको निकालने में, इससे बेटर है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at लगाया और यहां पर v1 फाइंड कर लिया। सेम वे में n सेकंड्स बाद यहां पर हम v2 फाइंड कर लेंगे। अब दोनों की वैल्यू अपने को पता है तो हम यहां पर पुट कर देते हैं भैया v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाय h। अच्छा, h कितने के बराबर है, तो h यू कैन सी दिस,
एच कहां से शुरू हो रहा है, n-1 से। ये रुकिए, ये हटा दो पहले, ये हटा दो। हाँ, क्या है ये देखो, ये इंटरवल है। तो n माइनस ऑफ n-1 कितना बचेगा भैया, तो बचेगा n-+1 यानी 1 सेकेंड। तो पहले से पता था कि वो जो टाइम इंटरवल है बिटवीन दैट, वो जो आप nth सेकंड निकाल रहे हैं, वो जो टाइम इंटरवल है बिटवीन दैट पर्टिकुलर n-1 टू n, वो तो एक ही सेकंड का है, तो उसमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। h की वैल्यू कितनी है, 1। तो अपने को दिक्कत किसकी है, हाफ v1 प्लस v2 इंटू 1। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो s nth इज इक्वल टू हाफ v1 प्लस v2, बस ये करना है। एंड वी हैव ऑब्टेन्ड v1 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के अंडर n-1 टाइम के बाद, तो u प्लस a इंटू n-1 t की जगह पे रखा। फिर v2 जो था वो है u प्लस a इंटू n, और ये उठा के पुट करते हैं। जैसे उठा के इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे s nth की जगह पर, ध्यान दीजिएगा 1/2 इंटू u प्लस a इंटू n-1 प्लस, अरे भाई साहब ब्रैकेट यहीं क्लोज कर दिया, रुकना, प्लस u प्लस a इंटू n। ठीक है, इसको ओपन करें मैं सॉल्व करने के लिए, 1/2 ये रखते हैं, अंदर देखना u प्लस u क्या हो जाएगा 2u, a इंटू n हो जाएगा 2a इंटू n, और यहां a इंटू -1, ठीक है, ये हो जाएगा -a। 2 अंदर भेज देते हैं, जहां काट मतलब जहां कट कर पाए वहीं पे भेजेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आगे कंटिन्यू यहां ऊपर कर रहा हूं, देखिएगा मुंडी थोड़ी सी हटा लेता हूं, ठीक है। तो ये आएगा 1/2 अंदर भेजा, क्या बचेगा भैया, ये बचेगा u प्लस 2an माइनस a/2। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, u प्लस दिख रहा है, हाँ। अब a कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2n-1, और ये 2 बाहर ले आओ, और यही तो निकाला था, हाँ यही था s nth। अब एक पॉइंट में कह दूं पहले से, अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये v1 v2 जो हमने निकाला, v1 v2 हमने निकाला, ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन के बजाय, लेट्स से अगर फर्स्ट इक्वेशन के बजाय वी वांट टू फाइंड दिस वेलोसिटी बाय यूजिंग द सिमिलर ट्रायंगल अप्रोच, प्लीज राइट इन द कमेंट, डेफिनेटली आई विल टेक दैट आल्सो। अभी मेरा फोकस ये था कि उस इक्वेशन को निकाल लूं, और ग्राफिकल वे से भी निकाला, और जो आपका कैलकुलस वे था उससे भी निकाला। और फिर से यहां पे देखिए, ये फॉर्मूला जब हमने लगाया तो हमने ये ध्यान रखा कि जो हमारा पार्टिकल है वो उस रेंज में, उस ड्यूरेशन में, उस इंटरवल में पलट नहीं रहा है, उस nth सेकंड के इंटरवल में नहीं पलट रहा है, और हम पलटने देंगे भी नहीं, क्योंकि हम अमरीश पुरी हैं, सिमरन भाग। ठीक है, तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना शुरू करेंगे, और ये बात ध्यान रखिए, आई विल बी टेकिंग मेनी एग्जांपल्स इन दिस। तो वो सारे एग्जांपल्स एक एक करके कंसिडर करते हैं। और अब तक हमने सिर्फ क्या बात की, till now we have discussed that we were focusing on uniformly accelerated motion, the equations of uniformly accelerated motion, the terms associated with it। और देखिए मैं ये कह रहा हूं, आपको ये डिस्कशन लगे तो आप इसको अच्छी खासी स्पीड पर देखिए, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल डिस्कशन था। हाँ, इक्वेशन वाला पार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद नहीं, उससे पहले का पोर्शन। अब हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट में एंटर करेंगे वो होगा क्वेश्चंस, विल टेक मेनी, बहुत सारे, अभी तो अब इसके आगे भी हैं मेनी क्वेश्चंस, विल टेक वन बाय वन to understand what is the meaning of sign convention, observer, ठीक है, point of reference, velocity, acceleration, and many more quantities which can be calculated based on what we have seen. चल, बस लास्ट में एक बात कहूंगा जरूर, जैसे आज क्या हुआ, आज जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने स्टार्टेड, आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आवाज के फॉर्म में, ठीक है, लाइटिंग इशू, क्योंकि आपके पास जो भी सिस्टम आपके पास है, जो भी जुगाड़ है आपके पास, जब आप वो जुगाड़ यूज करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इट्स नॉट अ परफेक्ट सिस्टम। लेकिन व्हेन आई वाज डीलिंग विद इट, ठीक है, तो मैंने एक चीज समझी कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं परेशान हो जाऊं, ठीक है, और जो मैं कन्वे करना चाहता हूं उस बात से डिविएट होके मैं अपने कंफर्ट के बारे में सोचूं, लेकिन मैंने वो रास्ता चुना कि जहां पर आई कंटिन्यूड। द रीजन बीइंग, इफ आई हैव स्टार्टेड विद अ पॉइंट एंड इट हैज स्टार्टेड मेकिंग सेंस। जब कोई टीचर पढ़ाना शुरू करता है तो थोड़ा बहुत इनिशियली एक माहौल बनता है ताकि वो भी उस फ्लो में आ जाए, क्योंकि वो रट के नहीं आया भाई, फिजिक्स कोई रट के नहीं पढ़ा सकता, इट इज नॉट दैट सब्जेक्ट। हाँ, वो रट के पढ़ाने में फिर यही होगा, 2-4 फॉर्मूले बता दिए, चीजें बता दी, उसके बाद डांट पट के काम निकाल रहे हैं, जिंदगी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में, कुछ जो क्लोज्ड क्लासेस दीवारें होती हैं उनके अंदर हो सकता है, यहां नहीं, दिस इज नॉट दैट वर्ल्ड वेयर इट कैन हैपन। सो जब आप डिस्ट्रैक्टेड हो, परेशान होना शुरू हो जाएं, तो स्टार्ट रिमेंबरिंग वन थिंग, दैट वेयर यू वांट टू गो। मेरा पर्पस डिफाइंड था कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज बंद नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रॉब्लम्स आती हैं भाई, इसमें फ्लिकर करने लगता है स्क्रीन, वो जो वॉइस बार होता है जहां पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो अटक जाता है एक पॉइंट पर, जरा डर लगता है वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। साथ ही साथ देखना पड़ता है रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। एक दिन मैंने रिकॉर्ड किया, मैं
बताता हूँ, मतलब उस दिन जो हुआ कि मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया, बट क्योंकि वो शायद माउस वहां पर रह गया होगा, उस रिकॉर्डिंग जहां स्टॉप करते हैं वहां रह गया होगा, और गलती से हल्का सा टच हो गया। अब मैं भावना में बह रखा हूँ, एकदम बह जा रहा हूँ, पढ़ा जा रहा हूँ, वो टॉपिक जब तक एंड नहीं होगा। लेकिन बाद में क्या दिखा, रिकॉर्डिंग चालू ही नहीं थी। वो 15 मिनट की हुई खाली, 2.5 घंटे का लेक्चर, 15 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई। मन उदास हुआ, क्योंकि आप जब किसी, वो स्टार्टिंग 15-20 मिनट लगते हैं भाई माहौल बनने में, खुद के लिए भी और आपके लिए भी, जहां पे एक सेंस आता है किस डायरेक्शन में जाना है और क्या सिखाना है एंड पॉइंट पे। तो वो डिस्ट्रैक्शंस को निगलेक्ट मार के उस पॉइंट पर कंटिन्यू करना तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड इस पॉइंट से फिक्स्ड हो कि वी वांट टू गो। सो विद दैट आई विल ट्राई टू से वन थिंग, मतलब आखिरी में एक बात मैं आपको चाहता हूं आप घर लेकर जाएं, और घर पे हैं तो वहीं रखें अपने पास, ये कि इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग, हैव अ वैलिड रीजन सो दैट यू कैन कंटिन्यू, सो दैट व्हेनेवर यू टेक अ स्टेप यू कैन टेक इट टू द एंड।